Good afternoon, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasina, and our today's topic is bacterial artificial chromosome. तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या बीएसी क्या होता है? बीएसी एक ऐसा डीएनए कंस्ट्रक्शन होता है जो कि एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड आप सब जानते हैं, दो स्ट्रैंड होता है, एफ पॉजिटिव स्ट्रैंड एंड एफ नेगेटिव स्ट्रैंड। एफ नेगेटिव स्ट्रैंड जो होता है वो स्टेराइल होता है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन अपनी ही तरह नेक्स्ट जनरेशन बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, जबकि एफ पॉजिटिव स्ट्रैंड जो होता है वो फर्टाइल स्ट्रैंड होता है जो कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड होते हैं, जो फर्टिलिटी कंपोनेंट वाले प्लाज्मिड होते हैं, उन्हीं का आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया जाता है, सेम कंडीशन प्रोवाइड करके जो उनके रिप्रोडक्शन के लिए होती है वैसा सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करके उनको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराया जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। इसी को हम कहते हैं एफ कंपोनेंट का आर्टिफिशियली क्रोमोसोम कंस्ट्रक्शन। तो इस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का कंस्ट्रक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस या जीन मैनिपुलेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक वेक्टर की तरह, ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं ये एक वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्मिंग डोनर से होस्ट तक डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन में एंड क्लोनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जनरली बीएसी फॉर्मेशन के लिए ई कोलाई के प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं ये 300 किलो बेस पेयर्स तक के डोनर डीएनए के ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लोनिंग में, ये क्लोनिंग के लिए ये कैपेबल होते हैं और ये होस्ट में इनको इजीली इंसर्ट कराया जा सकता है 300 किलो बेस पेयर्स तक के डीएनए सीक्वेंसेस को। और जब हम जीन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि बीएसी में या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में किस तरह के या कितने टाइप के जीन कंपोनेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये जनरली 5 रीजन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट रीजन होता है रैप ए। रैप का यहाँ पे फुल फॉर्म रेप्लिकेशन से है। जो एप ए रीजन होता है वो क्या करता है, जो प्लाज्मिड से कॉपीज बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद में नेक्स्ट जनरेशन बनता है, तो नेक्स्ट जनरेशन बनने के लिए ये रेप्लिकेशन एंड आफ्टर डेट रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड रीज़न होता है पार ए एंड पार बी। पार का फुल फॉर्म यहाँ पे पार्टिशनिंग से है। पार्टिशनिंग का मतलब होता है पेरेंट क्रोमोसोम से डॉटर क्रोमोसोम का बनना या पेरेंट सेल से डॉटर सेल का बनना। तो एफ प्लाज्मिड में प्रेजेंट जो डीएनए होता है वो कौन सा डिवीज़न करेगा, यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीज़न की प्रोसेस होगी। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न के बाद में पेरेंट से जब डॉटर सेल बनेगा तो उस डॉटर सेल के बनने को मेंटेन करने का जो वर्क करता है, नियंत्रित करने का जो वर्क करता है वो पार ए एंड पार बी रीजन करता है, जिसको हम पार्टिशनिंग रीजन कहते हैं। फिर थर्ड रीजन होता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर रीजन, जिसमें क्या होता है प्लाज्मिड जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस शो करता है। तो जब वो रेजिस्टेंस शो करता है जिससे आप इजीली या आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि आपका जो आप न्यू रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं बना है, इसके लिए सब ने स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट पढ़ा है, जिसमें हम एक ब्लू वाइट स्क्रीनिंग की बात करते हैं, जिसमें हम एक्स जेल कलरलेस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। और अगर रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तो हमको कलरलेस कॉलोनीज मिलती है, और यदि नहीं बनते तो हमको ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलती है। कैसे मिलती है, तो क्या होता है, जो वेक्टर होता है, मतलब जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है उसके लैक ऑपेरॉन में लैक-जेड जीन प्रेजेंट होते हैं। ये लैक-जेड जीन के कारण ही ये जो स्टैनिंग है वो हमको कलर या कलरलेस कंपोनेंट प्रदान करते हैं। यदि प्रेजेंट होगा तो हमको कलरलेस मिलेगा, एब्सेंट होगा तो हमको ब्लू कलर का रीजन मिलेगा। तो इस तरह ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जीन्स है, रीजन्स जो बीएसी में पाए जाते हैं, ये स्क्रीनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट रीजन प्रेजेंट होता है T7, जिसको हम फेज रीजन बोलते हैं। T7 एंड SP6 रीजन, ये क्या होता है, फेज रीजन होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन इंसर्टेड जीन के ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब डीएनए से mRNA के बनने को ये प्रमोट करने का कार्य करता है, उसके लिए प्रमोटर की तरह वर्क करता है। एंड लास्ट होता है आपका ORI रीजन, जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन कहते हैं, जहाँ पर रेप्लिकेशन की क्रिया का इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन होता है। इसके बाद में जब हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है इसके क्या सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस है प्लांट साइंस में, तो फर्स्ट जो है जनरली बीएसी का यूज़ जो अभी तक के रिसर्च में यूज़ होता है वो शुगर कैन के जीनोम रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, शुगर कैन जीनोम रिसर्च में। फिर फिजिकल मैपिंग में इसका यूज़ किया जाता है। फिजिकल मैपिंग मतलब
जब आप रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें जीन सीक्वेंस का साइज कितना है, शेप कितना है, कितने कोडिंग रीजन, कितने नॉन कोडिंग रीजन उसमें प्रेजेंट हैं। फिर क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन में भी बीएससी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन्स पाए जाते हैं जो कि सेलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क करते हैं। फिर ये जीनोम सिक्वेंसिंग एंड असेंबली प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीनोम सीक्वेंस का मतलब जो ऑलरेडी नेचुरल जीनोम सीक्वेंसेस, जीन सीक्वेंसेस किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है होस्ट में। और असेंबली प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि जब हम डोनर का डीएनए जाकर होस्ट के साथ में असेंबल कर रहे हैं तो जो न्यू रिकॉम्बिनेंट बन रहा है उसका पूरा डिटर्मिनेशन, जो निर्धारण होता है वो किया जाता है बीएससी के द्वारा। और उसके बाद लास्ट में रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। यहाँ पे आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये टॉपिक कंप्लीट होता है।